Hello dear students, this is Mrs. Bhagya Shivankhede from Electronics and Telecommunication Department, NIT Polytechnic Nagpur. Welcomes you all for the lecture number 2, Sampling Process and Theorem and Aliasing Effect from the unit 2, that is Pulse Code Modulation Techniques of the subject Digital Communication System, whose subject code is 22428. The vision of the department is to nurture proficient diploma engineers to meet the needs of technological advancement in the field of electronics and telecommunication engineering. और हमें पता है कि विदाउट विजन हम कोई भी काम नहीं कर सकते, लेकिन विजन को कंप्लीट करने के लिए कुछ मिशन होना ज़रूरी है. मिशन आर नथिंग बट द स्टेप्स टू फुलफिल द विजन. तो मिशन 1 है इम्पार्टिंग क्वालिटी एजुकेशन फॉर टू मीट सोसाइटी एंड इंडस्ट्री नीड. मिशन 2 is provide ethical and outcome based education for the development. Mission 3 is inculcating creative thinking through innovation and co and extracurricular activities among students. Mission number 4, enhance the leadership skill and employability or higher education. Mission number 5, seeking continuous improvement of knowledge and skill. नाउ प्रोग्राम एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव का मतलब है कि डिप्लोमा कंप्लीट होने के बाद 2-3 साल जब स्टूडेंट बाहर सोसाइटी में काम करता है या इंडस्ट्री में काम करता है, तो उसके बाद स्टूडेंट से क्या रिक्वायरमेंट है इंडस्ट्री की या सोसाइटी की, तो वो भी हमारे एजुकेशन में फुलफ़िल करना ज़रूरी है. इसलिए PO1 इज़ प्रोवाइड सोशली रिस्पॉन्सिबल environment friendly solutions to electronics and telecommunication engineering related broad based problems, adapting professional ethics. PO2 is adopt state of the art electronics and telecommunication engineering broad based technologies to work in multidisciplinary work environment. इसका मतलब सारे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में जितने भी एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है उसका हम यूज़ कर सकें ताकि हम कोई भी फील्ड में काम कर सकें. इसके बाद लास्ट वन इज़ PO सॉल्व ब्रॉड बेस्ड प्रॉब्लम इंडिविजुअली एंड एज अ टीम मेंबर कम्युनिकेटिंग इफेक्टिवली इन द वर्ल्ड ऑफ वर्क. या तो हम अकेले काम कर सकते हैं या तो हमें वो एबिलिटी जनरेट होनी चाहिए कि हम एज अ पार्ट ऑफ टीम सारे प्रॉब्लम्स को अच्छे तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हैं पूरे वर्क में. नेक्स्ट इज़ प्री रिक्विजिट नॉलेज, यानी आज का टॉपिक कंप्लीट करने के बाद कंप्लीट करने के लिए हमें जो पहला नॉलेज ज़रूरी है वो है एनालॉग कम्युनिकेशन क्या होता है, डिजिटल कम्युनिकेशन क्या होता है, उसके बाद एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हमें पता होनी चाहिए. प्रीवियस लेक्चर में जैसे हमने देखा कि पल्स कम्युनिकेशन के क्या टाइप्स होते हैं, जैसे PCM, डेल्टा मॉड्यूलेशन, एडाप्टिव डेल्टा मॉड्यूलेशन, एनालॉग पल्स कम्युनिकेशन के PAM, PPM, PWM, ये सब हमने क्लासिफिकेशन देखा. तो ये जानकारी बहुत ज़रूरी है. इसके बाद जो कि ये जो टॉपिक है आज का, ये यूनिट नंबर 2 से बिलोंग करता है, इसीलिए ये कोर्स आउटकम 2 को सेटिस्फाई करता है. एंड द कोर्स आउटकम 2 इज़ यूज़ वेरियस पल्स कोड मॉड्यूलेशन टेक्निक्स. और ये जो कोर्स आउटकम है ये हमारे 7 POs में से 4 POs को सेटिस्फाई करता है. 7 POs का मतलब कि डिप्लोमा होने के बाद या AICT ने जो हमें 7 प्रोग्राम आउटकम्स दिए हैं कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर डिप्लोमा अ स्टूडेंट शुड एग्जिबिट और शुड रिप्रेजेंट 7 क्वालिटीज़ इन हिम. तो ये कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए या हमें क्या क्या हमने यूज़ करते आना चाहिए, ये 7 POs हमको एक्सप्लेन करते हैं. और आज का जो CO है वो हमारे 4 POs को सेटिस्फाई करता है. इसके बाद लर्निंग आउटकम मीन्स आज का टॉपिक कंप्लीट करने के बाद हम ये बताने लायक हो जाएंगे कि सैम्पलिंग प्रोसेस क्या होता है, सैम्पलिंग थ्योरम क्या है, उसके बाद अलाइजिंग इफेक्ट क्या होता है, निक्विस्ट रेट क्या होता है, निक्विस्ट इंटरवल क्या होता है, और उसका इम्पॉर्टेंस क्या है सैम्पलिंग थ्योरम का. तो सैम्पलिंग प्रोसेस को थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के पहले मैं आपको एक एग्जांपल देने की कोशिश करती हूँ. अगर आपको वो एग्जांपल समझ में आया तो आपको सैम्पलिंग प्रोसेस और सैम्पलिंग का मतलब समझ में आएगा. अब सबसे पहले ये बात है कि हम डिजिटल कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं, और डिजिटल कम्युनिकेशन में जो भी डेटा हम ट्रांसमिट करते हैं दैट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ डिजिटल, है ना, यानी 1010 या डिजिटल के फॉर्म में ही डेटा होना चाहिए. लेकिन ज़रूरी नहीं कि जो आने वाला डेटा है वो हमेशा डिजिटल में ही हो. अब मैं बात कर रही हूँ तो मैं डिजिटल में बात नहीं कर रही हूँ, मैं तो एनालॉग सिग्नल में बात कर रही हूँ. मेरी जो भी बात हो रही है वो फ्रिक्वेंसीज साइन वेव के फॉर्म में है. इसका मतलब जो भी सोर्सेस है वो ज़रूरी नहीं कि डिजिटल डेटा ही दे. इसीलिए सबसे पहला काम होता है कि ये एनालॉग सिग्नल को हम डिजिटल में
कन्वर्ट करे 1010 के फॉर्म में, और बाद में ये जो सिग्नल्स है इसको फिर हम भेज दें केबल के थ्रू, वायर के थ्रू या वायरलेस कम्युनिकेशन में। तो हमारा मेन मकसद क्या है कि एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करना, और इसी को कहा जाता है सैम्पलिंग, है ना। सैम्पलिंग का मतलब क्या है, एनालॉग टू डिजिटल में कन्वर्ट करना। अब एक एग्जांपल दे रही हूँ मैं आप लोगों को। सपोज आप लोगों को एक पिक्चर दिया जाए, किसी भी चीज़ का आपको एक पिक्चर दिया जाए और आपको कहा जाए कि इस पिक्चर को 2 टुकड़ों में काट दो, और आपने उस पिक्चर को 2 टुकड़ों में काट दिया सपोज, है ना, उसके 2 टुकड़े कर दिए। अगर आप ट्रांसमीटर हो, यानी आप एक जगह से आपको वो 2 टुकड़ों को दूसरी जगह भेजना है, तो आप क्या करोगे, सपोज आपने वो 2 टुकड़ों को एक दूसरी जगह भेज दिया, और दूसरी जगह जब आप इन दोनों टुकड़ों को ज्वाइन करोगे तो आपको ओरिजिनल पिक्चर मिलेगा वहाँ पे। जैसे यहाँ पे था, जब भेजने के पहले था, वैसे ही आपको 2 टुकड़ों को ज्वाइन करने के बाद ओरिजिनल पिक्चर मिलेगा। लेकिन एटलीस्ट हमने कितने सैंपल किए उसके, वो ओरिजिनल पिक्चर के हमने 2 सैंपल किए, है ना। 2 सैंपल करने के बाद अगर हम उसको भेज देते हैं और उसमें से भेजते भेजते अगर एक सैंपल गायब हो गया, एक टुकड़ा आपका गुम हो गया, कहीं गायब हो गया, तो क्या जिसको वो एक ही टुकड़ा मिला है वो एक टुकड़े से गेस कर पाएगा कि ये पिक्चर किसका है ना। बहुत कम चांसेस है कि वो पिक्चर को आइडेंटिफाई कर पाए कि ये यार पूरा पिक्चर किसका है, उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर दूसरा केस हम लेते हैं, सपोज एक पिक्चर है, उसको हमने 100 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 100 टुकड़ों में डिवाइड कर दिया, और ये 100 टुकड़ों को हमने भेज दिया। अब भेजते भेजते अगर उसमें से 4-5 टुकड़े गायब भी हो गए, जब हम ये 100 टुकड़ों को एक साथ ज्वाइन करेंगे, 4-5 टुकड़े अगर गायब भी है छोटे छोटे, क्योंकि बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में उसमें हमने डिवाइड कर दिया है, अगर 4-5 टुकड़े गायब भी हो गए, तो आप इमेजिन करके देखिए कि 96 टुकड़ों को अगर हमने ज्वाइन कर दिया तो हमारा ओरिजिनल पिक्चर क्रिएट हो सकता है। इसका मतलब जितने ज़्यादा आप सैंपल्स करते हो, सिग्नल को तोड़ते हो भेजते वक्त, जितने ज़्यादा अमाउंट में तोड़ोगे, उतना रिसीवर एंड पे, यानी जहाँ पे आप फिर से वापस उस इंफॉर्मेशन को भेजने वाले हो, वहाँ पे जब वो ओरिजिनल फिर से रिकंस्ट्रक्ट किया जाएगा या रिसीव किया जाएगा, तो वहाँ पे जितने ज़्यादा टुकड़ों में तोड़ोगे तो आपका ओरिजिनल पिक्चर जल्दी क्रिएट होगा, है ना। ओरिजिनलिटी जल्दी आप उसको मिला सकते हो। लेकिन जितने कम सैंपल्स में आप टुकड़ों को तोड़ोगे, पिक्चर को डिवाइड करोगे या सिग्नल को डिवाइड करोगे, तो उतने ही कम चांसेस है कि पिक्चर वहाँ पे क्लियर मिले या नहीं। आपने टेलीविज़न पे भी बहुत बार देखा होगा कि ऐसे पिक्सेल्स दिखते हैं हम लोगों को, रिजोल्यूशन जिसको हम कहते हैं, कि अगर डिस्टर्ब हो गया, अगर सिग्नल डिस्टर्ब हो गया, तो ऐसे ब्लॉक 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 आते हैं हमारे टेलीविज़न के स्क्रीन पे। तो हम कहते हैं कि यार कुछ ना कुछ तो एरर हुई है, सिग्नल अटक गया है, हमारे नॉर्मल लैंग्वेज में कहते हैं। लेकिन वो कभी कभी लेवल्स मैच नहीं करते हैं, इसलिए वो प्रॉब्लम होता है। तो अभी अगर सैम्पलिंग का मतलब क्या है कि ओरिजिनल सिग्नल में से एक सैंपल निकालना। जैसे हम ब्लड टेस्ट करने जाते हैं तो पूरा ब्लड नहीं निकालते हमारे बॉडी के अंदर से, हमारे ब्लड का एक सैंपल लिया जाता है और उसको टेस्ट करने के बाद हमारे पूरे शरीर में जितना भी ब्लड है उसकी प्रॉपर्टी बताई जाती है। वैसे ही सैम्पलिंग का मतलब ये होता है कि पूरे सिग्नल को अगर हमने टुकड़ों में तोड़ दिया और उसमें से एक सैंपल लेके निकाल लेते हैं हम लोग, और उसको टेस्ट अगर करते हैं, तो वो सैंपल पूरे सिग्नल के बारे में जानकारी दे सकना चाहिए। उसके बाद में वो सिग्नल से, वो सैंपल से हमारा ओरिजिनल सिग्नल भी हमने बनाते आना चाहिए। तो सैंपल जितने ज़्यादा रहेंगे उतना ओरिजिनल सिग्नल क्लियरली हम बना सकते हैं। लेकिन सैंपल अगर कम रहे तो हम सिग्नल को ओरिजिनली बना नहीं सकते हैं। तो इसके बाद में हम देखेंगे सैम्पलिंग। तो ये वाली स्लाइड को हम थोड़ा टेस्ट करने की कोशिश करते हैं। द सैम्पलिंग इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ कंटिन्यूअस एनालॉग सिग्नल टू अ डिस्क्रिट एनालॉग सिग्नल। डिस्क्रिट का मतलब डिवाइड किए गए, है ना, जगह जगह पे एनालॉग सिग्नल ही रहेगा लेकिन उसको टुकड़ों में तोड़ा गया हो। जस्ट लाइक यहाँ पे देखिए, ये है कंटिन्यूअस एनालॉग सिग्नल और ये एक हमने
कैरियर सिग्नल दिया है, पल्स ट्रेन दी है कि मुझे यहाँ पे एक सैंपल लेना है, ये प्लेस पे एक सैंपल लेना है यहाँ का, फिर यहाँ पे एक सैंपल लेना है, फिर यहाँ पे एक सैंपल लेना है, ये वाला। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि हमें किस किस जगह पे सैंपल लेना है। अब देखिए यहाँ पे अगर हमने सैंपल लिया तो हमको ये सैंपल मिला, ये सिग्नल का, ये वाले सिग्नल का ये सैंपल मिल रहा है। फिर यहाँ पे सैंपल लिया तो ये वाला सिग्नल का ये सैंपल लिया। इसका मतलब हम सैम्पलिंग का मतलब क्या है कि ये जो कंटिन्यूअस सिग्नल है उसको डिस्क्रिट फॉर्म में रिप्रेजेंट करना। डिस्क्रिट यानी टुकड़ों में तोड़ना, टुटक टुटक जिसको बोलते हैं हम, तोड़े हुए फॉर्म में हमने देखना है। सो दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ सैम्पलिंग। अब सैम्पलिंग थ्योरम क्या कहता है? अभी जो मैंने एग्जांपल दिया था आप लोगों को कि एक सिग्नल के अगर हम 2 या 2 से ज़्यादा सैंपल करेंगे तो ही हमारा सिग्नल, ओरिजिनल सिग्नल हम रिसीवर पे रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। यानी ट्रांसमीटर से भेजे हुए सिग्नल को ओरिजिनल जैसा ही वैसा ही हम रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं रिसीवर पे। लेकिन अगर 2 से कम सिग्नल में अगर हमने उसको डिवाइड कर दिया, ओरिजिनल सिग्नल को 2 सैंपल से कम सैंपल में अगर हमने उसको डिवाइड कर दिया, तो फिर हम कभी भी ओरिजिनल सिग्नल को रिसीवर पे रिकंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। इसलिए यहाँ पे सैम्पलिंग थ्योरम पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें ये 2 चीज़ों का नॉलेज होना ज़रूरी है। अ बैंड लिमिटेड सिग्नल ऑफ फाइनाइट एनर्जी दैट हैज़ नो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स हायर दैन W hertz is completely described by specifying the values of the signal instants of time separated by 1/2W seconds। यानी एक सिग्नल के सिर्फ 2 सैंपल करना ज़रूरी है। अब ये आपको थोड़ा धीरे धीरे समझ में आएगा, थोड़ा हार्ड लग रहा है लेकिन थोड़ा सा आप समय दीजिए, आपको ऑटोमेटिकली आगे जैसे जैसे आप बढ़ोगे आपको अंडरस्टैंड होना शुरू हो जाएगा। अ बैंड लिमिटेड सिग्नल ऑफ फाइनाइट एनर्जी दैट हैज़ नो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स हायर देन W hertz इज कम्प्लीटली recovered from knowledge of its sample taken at the rate of 2W samples per second। इसका मतलब एक सेकेंड में 2 से ज़्यादा सैंपल्स अगर हम लेते हैं तो ही हम ओरिजिनल सिग्नल को रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो ये जो पहला पार्ट है सैंपल्स को डिवाइड करने वाला, ये ट्रांसमीटर पे होता है, और ये जो सेकंड पार्ट है सैंपल्स को फिर से एक जगह कलेक्ट करके उससे ओरिजिनल सिग्नल को रिकंस्ट्रक्ट करना, ये रिसीवर पे होता है। यानी सैम्पलिंग थ्योरम का पहला पार्ट ये ट्रांसमीटर में परफॉर्म किया जाता है और सैम्पलिंग थ्योरम का दूसरा पार्ट जो है वो रिसीवर में कंप्लीट किया जाता है। अब सैम्पलिंग थ्योरम क्या करता है? फॉर अ सिग्नल बैंडविड्थ ऑफ W हर्ट्ज, अगर कोई सिग्नल है और उसकी बैंडविड्थ है W यानी उसकी टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है W हर्ट्ज, द सैम्पलिंग रेट ऑफ 2W सैंपल्स यानी 2 सैंपल से ज़्यादा सैंपल्स होने चाहिए पर सेकेंड इज कॉल्ड द निक्विस्ट रेट। इससे कम सैंपल नहीं होने चाहिए, 2 से कम सैंपल नहीं होने चाहिए, हमेशा 2 से ज़्यादा यानी डबल स्पीड में होना चाहिए काम। ओरिजिनल सिग्नल की जितनी स्पीड है उससे डबल स्पीड में सैंपल का काम होना चाहिए। और जो डबल स्पीड वाला काम है ये सबसे मिनिमम काम है, उससे ज़्यादा चलेगा, डबल से ज़्यादा स्पीड चलेगी लेकिन डबल से कम नहीं। इसलिए ये ट्वाइस ऑफ W को हम निक्विस्ट रेट कहते हैं, जो सबसे मिनिमम रेट होता है सैंपल लेने का, जो सबसे मिनिमम रेट है उसको निक्विस्ट रेट कहा जाता है। इट इज़ रेसिप्रोकल ऑफ 1/2 ऑफ W मेजर्ड इन सेकेंड्स इज कॉल्ड एज निक्विस्ट इंटरवल। यानी निक्विस्ट रेट का जो रेसिप्रोकल है दैट इज कॉल्ड एज निक्विस्ट इंटरवल। इंपॉर्टेंस क्या है? द सैम्पलिंग रेट FS फ्रीक्वेंसी जो है सैम्पलिंग की इज एन इम्पॉर्टेंट पैरामीटर टू इंश्योर दैट द सैम्पल्ड सिग्नल रिप्रेजेंट द ओरिजिनल सिग्नल फेथफुली। अभी मैंने कहा कि सैम्पलिंग हम कितने फ्रीक्वेंसी पे कर रहे हैं यानी कितने टाइम लिमिट में कर रहे हैं वो डिसाइड करता है कि हमारा ओरिजिनल सिग्नल क्लियर दिखेगा या नहीं। द सैम्पलिंग थ्योरम हेल्प अस टू डिसाइड द वैल्यू ऑफ द मिनिमम सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी FS मिनिमम टू अवॉइड डिस्टॉर्शन। क्योंकि देखिए अगर हमने सैंपल्स कम ले लिए, सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी अगर हमारी कम है तो हमारे डिस्टॉर्शंस आएंगे, सिग्नल हमको प्रॉपरली नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, फास्टर है ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी से, तो हमारा सिग्नल प्रॉपरली हमको रिसीवर पे मिलेगा। द मिनिमम सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड एज निक्विस्ट रेट। निक्विस्ट रेट की प्रॉपर डेफिनेशन क्या है? द मिनिमम सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड एज निक्विस्ट रेट। नाउ अलाइजिंग इफेक्ट क्या होता है? अभी
अलाइजिंग, आप आपने कभी देखा है क्या कि आप जब किसी से मोबाइल पे बात करते हो तो कभी कभी क्रॉस टॉक हो जाता है, यानी किसी दूसरे को ही कॉल लग जाता है, या हम जिससे बात करना चाहते हैं उससे ना होते हुए हमारा दूसरे किसी पर्सन के साथ में कांटेक्ट हो जाता है। या कभी कभी टेलीविज़न पे भी देखिए, आप एक चैनल देख रहे हो और कभी कभी दूसरा ही सिग्नल वहाँ पे इंटरफियर करता है ना। तो हम क्या कहते हैं, अलाइजिंग हुआ यानी इंटरफियरेंस, किसी दूसरे फ्रीक्वेंसी का इंटरफियरेंस हो रहा है, यानी डिस्टॉर्शन। तो ओवरलैपिंग ऑफ द फ्रीक्वेंसी, ओवरलैप का मतलब एक के ऊपर दूसरा सिग्नल सुपर इम्पोज हो जाना या दूसरा सिग्नल आ जाना है। स्ट्रॉन्ग सिग्नल वीक सिग्नल के ऊपर अगर हावी हो गया तो वीक सिग्नल का इंपॉर्टेंस कम हो जाएगा और स्ट्रॉन्ग सिग्नल ही हमको दिखने लगेगा। द फिनोमिना ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी इन द स्पेक्ट्रम ऑफ द ओरिजिनल सिग्नल टेकिंग द आइडेंटिटी ऑफ लोअर फ्रीक्वेंसी इन द स्पेक्ट्रम इज कॉल्ड एज अलाइजिंग और फोल्ड ओवर। अब देखिए, अगर हमारा निक्विस्ट रेट प्रॉपर है, टॉइस ऑफ ओमेगा डब्ल्यू जो है निक्विस्ट रेट है, यानी एक फ्रीक्वेंसी से डबल फ्रीक्वेंसी अगर हमें ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी से सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी अगर डबल है तो हमको बराबर सिग्नल इस टाइप से मिलेगा, यानी उसका बैंडविड्थ जो दिखता है, उसका स्ट्रक्चर स्पेक्ट्रम डायग्राम ये बराबर एक दूसरे को चिपक के मिलेंगे, यानी कोई भी इधर वाला सिग्नल इसके ऊपर नहीं आया है, इधर वाला सिग्नल इसके ऊपर नहीं है, बराबर अपनी प्रॉपर डायरेक्शन ले रहा है। लेकिन जो हायर फ्रीक्वेंसीज है, इन्होंने अगर लोअर फ्रीक्वेंसीज को ओवरलैप करना शुरू कर दिया तो हमको सिर्फ स्ट्रॉन्ग वाली फ्रीक्वेंसीज ही दिखेंगी, लोअर वाली फ्रीक्वेंसीज नहीं दिखेंगी। इसी को अलाइजिंग कहा जाता है, ये हम अच्छी तरीके से अभी बाद में देखेंगे। सिग्नल रिकंस्ट्रक्शन कैसे होता है, सीक्वेंस ऑफ जो सैंपल्स हमने सैंपल किए हैं ट्रांसमीटर में, हम क्या करते हैं सिग्नल को तोड़ते हैं सैंपल्स में, और ये सारे सैंपल्स हम लो पास फिल्टर से भेज देते हैं, और लो पास फिल्टर का जो आउटपुट आता है वो हमेशा क्या आता है, फिर हमारा कंटिन्यूएशन वाला एक एनालॉग सिग्नल आता है। तो दिस इज़ द वर्क एट द रिसीवर, ये रिसीवर पे काम होता है। इसके बाद अलाइजिंग को अगर हमको एक्सप्लेन करना है, इन प्रैक्टिस अ मैसेज सिग्नल इज नॉट स्ट्रिक्टली बैंड लिमिटेड विद द रिजल्ट दैट सम डिग्री ऑफ अंडर सैम्पलिंग इज एनकाउंटर। अभी मैंने कहा कि अगर एक आधा सिग्नल बैंड लिमिटेड नहीं है, उसकी फ्रिक्वेंसी अगर प्रॉपर डब्ल्यू हर्ट्स अगर सेट नहीं की गई है तो इस वक्त अलाइजिंग इफेक्ट हो सकता है। और अलाइजिंग का मतलब मैंने कहा है कि हायर फ्रीक्वेंसीज ने लोअर फ्रीक्वेंसीज की आइडेंटिटी ले लेना, या हायर फ्रीक्वेंसीज ने लोअर फ्रीक्वेंसीज को सुपर इम्पोज करना। द कॉम्बैट टू कॉम्बैट द इफेक्ट ऑफ अलाइजिंग इन प्रैक्टिस वी मे यूज टू करेक्टिव मेजर। अलाइजिंग इफेक्ट नहीं होना चाहिए, ओवरलैपिंग नहीं होना चाहिए, तो हमें क्या करना ज़रूरी है। प्रायर टू सैम्पलिंग, सैम्पलिंग करने से पहले अ लो पास एंटी अलाइजिंग फिल्टर इज यूज टू अटेन्यूएट द हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट ऑफ द सिग्नल that are not essential to the uniform being conveyed by the to the information being conveyed by the message signal। जो हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स है जिसमें बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है और जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो हम एंटी अलाइजिंग फिल्टर्स लगा के उनको रोक भी सकते हैं। द फिल्टर सिग्नल इज सैम्पल्ड एट द रेट स्लाइटली हायर देन द निक्विस्ट रेट। निक्विस्ट रेट क्या कहता है, निक्विस्ट रेट का मतलब मैंने बताया, अगर हमारे ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी सैंपल की फ्रीक्वेंसी है एफएम, ठीक है, तो उससे उस फ्रीक्वेंसी से डबल वाली फ्रीक्वेंसी होना चाहिए सैम्पलिंग की। अब हमारी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी अगर एफएम है तो उससे डबल वाली फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएंगी, ट्वाइस ऑफ एफएम। और डबल फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा वाली फ्रीक्वेंसी अगर हम यूज़ करते हैं सैम्पलिंग की, तब हम अलाइजिंग के इफ़ेक्ट को कम कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको डिटेल में थोड़ा पता चलेगा। देखिए, हमारी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी अगर है सिग्नल की एफएम और उसका डबल यानी ट्वाइस ऑफ एफएम, और अगर हमारी सैम्पलिंग की फ्रीक्वेंसी एग्जैक्टली ट्वाइस ऑफ एफएम है, तो हमारा सिग्नल प्रॉपर वे में जाएगा विदाउट एनी इंटरफियरेंस, बिल्कुल जो सिग्नल भेज रहे हैं वो प्रॉपर जाएगा। लेकिन अगर हमारी सैम्पलिंग की फ्रीक्वेंसी टॉइस ऑफ एफएम यानी ओरिजिनल सिग्नल के डबल से कम है, तो अलाइजिंग ऑकर होता है। अलाइजिंग यानी ओवरलैपिंग। देखिए, एक के ऊपर दूसरा सिग्नल आ गया, दूसरे के ऊपर तीसरा सिग्नल आ गया, इसकी वजह से कुछ इन्फॉर्मेशन हमारी लॉस्ट हो जाती है, हम प्रॉपरली इन्फॉर्मेशन को रिसीव नहीं कर पाते हैं, और इसी को अलाइजिंग इफेक्ट कहते हैं। लेकिन वही अगर हमारी फ्रीक्वेंसी सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी अगर ट्वाइस ऑफ एफएम से यानी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी से
डबल से ज़्यादा है तो हमारा स्पेक्ट्रम दूर दूर रहेगा, है ना, और दूर दूर हो गया तो ओवरलैप होने का चांस ही नहीं, यानी क्लैरिटी बहुत अच्छी रहेगी और हमें ओरिजिनल सिग्नल बहुत अच्छी तरीके से रिसीवर पे मिल सकता है। Now the numericals based on this Nyquist rate. Calculate Nyquist rate for voice signal of the range 300 Hz to 3400 Hz. अब Nyquist rate का फॉर्मूला क्या है, मैंने बताया Nyquist rate ट्वाइस ऑफ W। अब W यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हमारा बैंडविड्थ। बैंडविड्थ यानी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, हमारी वॉइस सिग्नल की फ्रीक्वेंसी रेंज में जो सबसे हाईएस्ट है वो यानी हमारा बैंडविड्थ है। तो 3400 का मतलब 3.4 किलो हर्ट्ज, है ना, 3400 हर्ट्ज यानी ही 3.4 किलो हर्ट्ज। तो निक्विस्ट रेट होता है ट्वाइस ऑफ डब्ल्यू, तो यहाँ पे डब्ल्यू की वैल्यू जो है 3.4 किलो हर्ट्ज है, इसलिए निक्विस्ट रेट क्या रहेगा 6.8 किलो हर्ट्ज। तो आप अभी आपको समझ में आया, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी हमारे सिग्नल की अगर 3400 है तो हमें किस फ्रीक्वेंसी पे काम करना पड़ेगा, 6800 हर्ट्ज वाली फ्रीक्वेंसी पे निक्विस्ट रेट पे काम करना पड़ेगा। सो वी कैन समराइज दिस टॉपिक कि सैम्पलिंग प्रोसेस क्या होता है, यानी कंटिन्यूएशन वाले सिग्नल को टुकड़ों में तोड़ना, यानी डिस्क्रिट फॉर्म में, डिस्क्रिट एनालॉग सिग्नल में तोड़ना, यानी सैम्पलिंग होता है। उसके बाद में सैम्पलिंग थ्योरम क्या कहता है कि हमेशा सैम्पल्स ओरिजिनल सिग्नल का जो फ्रीक्वेंसी है उसके स्पीड से डबल वाले स्पीड में हमको सैम्पल करने हैं, और सैम्पल करने की प्रोसेस हमेशा ट्रांसमीटर में होती है, और सैम्पल को कलेक्ट करके रिकंस्ट्रक्ट करना ओरिजिनल सिग्नल, ये प्रोसेस रिसीवर पे होती है। उसके बाद निक्विस्ट रेट यानी सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी का सबसे लोएस्ट वाला जो वैल्यू होता है ट्वाइस ऑफ डब्ल्यू, उससे ज़्यादा चलेगा हमको लेकिन उससे कम नहीं चलेगा। तो जो सबसे लोएस्ट रेट है सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी, द सबसे लोएस्ट सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट द निक्विस्ट रेट। और निक्विस्ट रेट को अगर 1 बाय निक्विस्ट रेट कर दिया तो हो जाएगा निक्विस्ट इंटरवल, यानी रेसिप्रोकल ऑफ निक्विस्ट रेट इज नथिंग बट निक्विस्ट इंटरवल। उसके बाद अलाइजिंग इफेक्ट क्या होता है, और अलाइजिंग इफेक्ट क्यों होता है कि अगर हमारी सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी निक्विस्ट फ्रीक्वेंसी से कम हो गई, निक्विस्ट रेट से कम हो गई, तो हायर फ्रीक्वेंसीज लोअर फ्रीक्वेंसीज को ओवरलैप कर लेता है और हमारी बहुत सारी इंफॉर्मेशन लॉस हो सकती है। और उसको सॉल्व करने के लिए हमने दो उपाय भी किए हैं, दो रिमेडियल मेजर भी लिए हैं कि एंटी अलाइजिंग इफेक्ट वाले फिल्टर्स लगा सकते हैं, या जो सैम्पल्ड सिग्नल है उसको हम निक्विस्ट रेट से ज़्यादा वाले रेट पे सैम्पल कर सकते हैं। उसके बाद न्यूमेरिकल, जैसे निक्विस्ट रेट का न्यूमेरिकल हमने कैसे सॉल्व किया वो भी हमने देखा। सो थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग दिस video, and in the next lecture we will continue our topic with sampling techniques. Thank you.